In this lecture, we will discuss important MCQs regarding atomic structure. This lecture will cover SEN board, Federal board, and KP board. MCQs number 1 is gallium has the electronic configuration argon 3d10 4s2 4p1. In which order are the electrons lost in forming the Ga+4 ion? क्वेश्चन है आपसे, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको दिया गया है। अब Ga+4 आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में निकलेंगे, किस ऑर्डर में गैलियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन ऑर्बिटल से या उन शेल से निकलते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उन ऑर्बिटल्स और उन शेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैलियम की केस में है 4p1 की, 4p की। तो 4p वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा। फिर उसके बाद 4s2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, सही। तो ये इलेक्ट्रॉन पे बाद में निकलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन ने निकलना है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा 3d से। 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4p से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स nodes are present in 7s orbital? Option A is 6, option B is 9, option C is 8, option D is 7। सबसे पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक, नोड्स क्या होते हैं। नोड्स वो रीजन होते हैं ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। वो रीजन ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, उस रीजन को नोड्स कहते हैं। टोटल नोड्स मालूम करने के लिए फार्मूला होता है n-1। n-1 n क्या चीज़ है? n है शेल नंबर। जिस तरह दिया हुआ है 7s, तो 7 इज ये n है, 7 n है, तो n-1 तो मतलब 7-1 हो जाएगा। 7-1 का मतलब है 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम डिपेंड्स अपॉन। वेव मैकेनिकल मॉडल किस पर इन्हिसार करता है, किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी। ऑप्शन बी दिया हुआ है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ऑप्शन सी दिया हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, और मैकेनिकल मॉडल जो है वो इन तीनों पर इन्हिसार करता है। लिहाजा आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ एलिमेंट विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि किन की प्रॉपर्टीज सेम होगी, सिमिलर होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जिनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सिमिलर होती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सिमिलर होती है, मतलब आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी सेम होगी, तो उनके फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है।
इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से आपको अंदाज़ा होगा कि किन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों का ताल्लुक एस ब्लॉक एलिमेंट से है। इस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ए से है, अल्कली मेटल्स है, 3 नंबर लिथियम है और 11 नंबर सोडियम है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is how many orbitals are present in the 4f subshell? 4f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल कितने होते हैं सबशेल में। सबशेल में ऑर्बिटल मालूम करने के लिए फार्मूला है 2l+1। 2l+1। l क्या चीज़ है? l एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर है, एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है और f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 6, 6 + 1 7। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f सब शेल में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the E or M value for the particles constituting cathode rays is the same regardless of option A is the gas present in the cathode ray tube, option B is the metal of which cathode was made, option C is both of these, option D is none of these। क्वेश्चन है आपसे कि कैथोड रेस किस चीज़ पर इन्हिसार नहीं करती। तो आपको पता है कैथोड रेस दो चीज़ों पर इन्हिसार नहीं करती। एक गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होती है उस पर इन्हिसार नहीं करती, और दूसरा कैथोड जिस मटेरियल का बना होता है, जिस मेटल का भी बना होता है, उस पर भी कैथोड रेज इन्हिसार नहीं करती। लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ई और एम ऑफ कैनाल रेज इज। ई और एम रेशो कैनाल रेज के लिए किस चीज़ पर डिपेंड करती है और किस चीज़ पर नहीं करती, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, option B is it is independent of the gas used in the tube, option C is it is constant, option D is none of these। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कैनाल रेज डिपेंड करती है गैस पर, मतलब ये हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो कैनाल रेज डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन गैस के लिए डिफरेंट होगी, किसी और गैस के लिए डिफरेंट होगी, मतलब हर गैस के लिए कैनाल रेज डिफरेंट बनती है। लिहाजा कैनाल रेज डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जो इस्तेमाल होती है उस पर इन्हिसार करती है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.529 angstrom. The radius of the second orbit of hydrogen atom is। रेडियस के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रेडियस का फार्मूला है R इज इक्वल टू 0.529 angstrom मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। n क्या चीज़ है? n है शेल नंबर। आपने जिस शेल का रेडियस मालूम करना है वही शेल का नंबर आपने पुट करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड ऑर्बिट का, मतलब सेकंड शेल का, तो n 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सही है। तो इसी तरह सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Next MCQs is the sum of all quantum numbers of the last electron in lithium atom is option A is 7 upon 2, option B is 2, option C is 5 upon 2, option D is 3. इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ लिथियम. लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1:2, 2:1. चूंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2:1 हो जाएगा. आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सम आपसे पूछा गया है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 2s1 में है, 2s में है, मतलब 2s में एक इलेक्ट्रॉन है. तो 2s के लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा. s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है और s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है. और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा हाफ, 1/2 होगा. तो चारों क्वांटम नंबर आपने लिख लिए. अब इनको जमा कर ले. 2 + 0 + 0 + हाफ, तो ये आ जाएगा, मतलब 2 + हाफ. 2 + हाफ को आप जमा कर ले तो इससे आ जाएगा 5/2. 5/2 या इसको कह सकते हैं 2.5. 2.5 या 5/2. So C is the correct option. Next MCQs is the subshell which does not exist has the quantum number. वो सबशेल जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए क्वांटम नंबर कौन सा होगा इन ऑप्शंस में. ऑप्शन ए दिया हुआ है n = 2, l = 0. ऑप्शन बी दिया हुआ है n = 2, l = 1. ऑप्शन सी दिया हुआ है n = 2, l = 2. और ऑप्शन डी दिया हुआ है n = 3, l = 0. इस MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है, S सबशेल. दूसरे शेल में 2 सबशेल होते हैं, S और P. तीसरे शेल में 3 सबशेल होते हैं, S, P और D. फोर्थ शेल में 4 सबशेल होते हैं, S, P, D और F सबशेल होते हैं 4. अब S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है. P सबशेल के लिए L एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है. D सबशेल के लिए L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है. और F सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 3 होती है. अब आते हैं ऑप्शन पर. ऑप्शन ए को देखते हैं. n = 2 मतलब दूसरा शेल है. दूसरे शेल में l = 0, तो ये 2s की बात हो रही है और 2s पाया जाता है दूसरे शेल में, s सबशेल होता है. बी नंबर कहते हैं n = 2 मतलब दूसरा शेल है, l = 1. 1 का मतलब है ये p सबशेल की बात कर रहे हैं, तो p सबशेल भी होता है दूसरे शेल में. सी नंबर दिया हुआ है n = 2, l = 2. दूसरे शेल में d ऑर्बिटल, l = 2, तो ये d ऑर्बिटल की बात हो रही है. तो दूसरे शेल में s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल होता है, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं. दूसरे शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है. मतलब ये ऐसा क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ है जो एग्जिस्ट नहीं करता, 2D नहीं पाया जाता, लिहाजा ये गलत ऑप्शन है. एंड इट इज योर ऑप्शन. आंसर इज सी. नेक्स्ट MCQs is out of the following which is correct set of quantum numbers for the outermost electron of potassium atom. आपको सेट दिया हुआ है क्वांटम नंबर्स का, चारों क्वांटम नंबर का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. और पूछा है कि आपसे कि पोटाशियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर का सेट एप्लीकेबल होगा, सही होगा. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि
पोटाशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल में और किस सब शेल में पाया जाता है। उसके लिए आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। पहले आप लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम होता है 19, इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है 4s1 में, मतलब 4s में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4s के लिए आपने चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सा सही है। 4s तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, n = 4, सब में यही दिया हुआ है। इसके लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 होती है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 होती है s सबशेल के लिए। तो ऑप्शन को पर गौर कर लें तो D में 0 दिया हुआ है, बाकी में तो 0 नहीं है, लिहाजा ऑप्शन D सही है। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होता है इसके लिए, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 दिया हुआ है D ऑप्शन में। और एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो स्पिन होगा +½ स्पिन होगा +½ तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन। एटॉमिक नंबर आयरन का होता है 26 इज ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको पहले आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आयरन का आप लोग लिखेंगे तो आखिर में आएगा D6। आयरन का ताल्लुक 6b से है, 6b ग्रुप से है, तो ये D6 सिस्टम में आता है। मतलब D में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब D में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप लोग अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्लासिफाई कर लें। पहले में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरे में दूसरा आएगा, फिर तीसरे में तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह जिस तरह दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन आपने क्लासिफाई कर लिए 5 सबशेल में, 5 ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन सारे क्लासिफाई कर लिए। अब देखें कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक पेयर्ड है, सही है, और बाकी 4 जो है वो अनपेयर्ड है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन में। सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज द लोवेस्ट एनर्जी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3d, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5s, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4p, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4f। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों ऑर्बिटल्स में से किसकी एनर्जी सबसे कम होती है। एनर्जी मालूम करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख ले 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। जो ऑर्बिटल सबसे पहले आएगा इन चारों में से उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरा तरीका है n+l रूल से आप मालूम कर सकते हैं। n+l रूल क्या चीज है? n+l वैल्यू के मुताबिक उन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n+l वैल्यू कम हो। अगर 2 ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू बराबर हो तो फिर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे। जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। मतलब आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए n+l रूल का। अब हम ऑप्शन ए का n+l मालूम करते हैं। n+l वैल्यू 3d, तो 3 + 2, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, ये आ गया आपके पास 5। ऑप्शन बी के लिए n+l वैल्यू 5 + 0, ये भी 5 आ रहा है। ऑप्शन सी के लिए 4p दिया हुआ है, 4 + 1, ये भी 5 आ रहा है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4f, तो ये हो गया 4 + 3, ये आ रहा है 7। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड के तरीके से। अब
तीन हमारे पास बच गए और तीनों के लिए n+l वैल्यू 5 है। तो हम फिर देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो वही उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक का 3 है, बी नंबर का 5 है और सी नंबर का 4 है। तो ए नंबर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम है, लिहाजा इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स नोड्स आर प्रेजेंट इन 5s। 5s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 2, डी नंबर ऑप्शन है 4। आपको फार्मूला याद है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स मालूम करने के लिए फार्मूला है n-1। सो n यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5s, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। 5 से 1 माइनस कर ले तो 4 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5s ऑर्बिटल में 4 होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is which is the correct outer electronic configuration of copper? Atomic number is 29। आपसे पूछा गया है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कॉपर के लिए क्या होगा? करेक्ट। ओके, सो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी चाहिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, इसी तरह। तो ये आ जाएगा आखिर में 4:3d9, 4:3d9। लेकिन हमको पता है कि D4 सिस्टम और D9 सिस्टम अनस्टेबल होते हैं। D4 सिस्टम मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन हो, D9 सिस्टम मतलब D में 9 इलेक्ट्रॉन हो। ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। ऑर्बिटल तब स्टेबल होता है जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। 4s और 3d के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, लिहाजा 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। इसी तरह 4s भी स्टेबल हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, और 3d कंप्लीटली फिल हो जाता है तो वो भी स्टेबल हो जाता है। तो कॉपर और क्रोमियम ये दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को फॉलो नहीं करते फर्स्ट रो में। तो अब कॉपर का तो आपने जो लिखा है वो है 4:3d9, लेकिन ये होता नहीं है बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो करेक्ट जो है 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3d में, मतलब 3d 10 हो गया और 4s 1 हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the two electrons in the first shell will differ in the values of principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number और d नंबर में दिया हुआ है spin quantum number। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, s सब शेल, और s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों s ऑर्बिटल में होते हैं। एक ही ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसका स्पिन डिफरेंट होगा, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। बाकी तीनों क्वांटम नंबर सेम होंगे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों सेम होंगे। सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो तो पहले शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है, लिहाजा इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, बाकी तीनों क्वांटम नंबर सेम होंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज which of the following set of quantum numbers is not allowed। 4 आपको सेट दिए गए हैं क्वांटम नंबर्स के, इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है, मतलब इसमें कौन सा नहीं पाया जाता। पहला दिया हुआ है
n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -12। तो इसका मतलब है बात हो रही है 1s की, 1s की, और 1s होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ है बी नंबर में n इज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 सब शेल नंबर 2 की बात हो रही है। l इज इक्वल टू 1, l 1 हो गया, तो ये p सब शेल की बात हो रही है, 2p, और 2p होता है सही है। उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सही दिया हुआ है, 0 भी है, +1 भी है, -1 भी है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ये भी 2p की बात हो रही है, m की वैल्यू +1 भी है और s की वैल्यू +12 भी है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी नंबर में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, तो ये बात हो रही है 2p की, सही दिया हुआ है। चलो m पे जाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 दिया हुआ है, प्लस p के लिए +2 नहीं होता, p के लिए 3 क्वांटम नंबर होते हैं मैग्नेटिक, एक +1, एक 0, एक -1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 2p के लिए नहीं होता। फिर दिया हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर 0, तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। स्पिन क्वांटम नंबर या तो +12 होता है और या -12 होता है, लिहाजा ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है, मतलब ये करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है। सो योर आंसर शुड बी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2s। क्वेश्चन है आपसे कि शेल नंबर 3 हो, इन 3 मतलब शेल नंबर 3, और L2 हो, L क्या चीज़ है, एज़ेमुथल क्वांटम नंबर, तो ये कौन से सब शेल को जाहिर करेगा। तो L अगर 0 हो तो S सब शेल, L अगर 1 हो तो P सब शेल, L अगर 2 हो तो D सब शेल। तो ये जाहिर करता है 3D को, 3D को जाहिर कर रहा है, तो 3D इज योर आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next MCQs is the unit in which wave number is measured. हर्ट्ज ए ऑप्शन है, बी नंबर है पर सेकंड, सी नंबर है नैनोमीटर और डी नंबर है पर सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वेव नंबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। तो इसकी जो यूनिट है वो भी है पर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the energy of an electron in Bohr atom dash as we move away from the nucleus। आपसे क्वेश्चन है कि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मतलब पहले शेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, सही है, एंड इस तरह सो ऑन, हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कम होती है जब ज़्यादा अट्रैक्शन हो। जब ज़्यादा अट्रैक्शन हो तो एनर्जी कम होगी, और जब रिपल्जन ज़्यादा हो तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो तो उतनी एनर्जी कम होगी। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो पहले शेल की एनर्जी कम होती है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर चला गया। जब न्यूक्लियस से शेल दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम होगी, जब अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह तीसरे शेल की एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। तो जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो शेल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Balmer series in the spectrum of hydrogen atom falls in।
ऑप्शन ए दिया हुआ है यूवी रीजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है यूवी विजिबल रीजन, ऑप्शन सी दिया हुआ है आईआर रीजन और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज फॉल करता है यूवी रीजन में, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में फॉल करता है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में फॉल करता है और बाकी जितने भी हैं वो आईआर रीजन में होते हैं, फॉल करते हैं आईआर रीजन में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बामर सीरीज के बारे में, तो बामर सीरीज के लिए विजिबल रीजन सही है, मतलब आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is a line in the P-Fund series is obtained when electron jumps from higher energy level to option A is first orbit, option B is third orbit, option C is fifth orbit, option D is sixth orbit। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हायर एनर्जी शेल में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यही एनर्जी खारिज करेगा और वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो इससे जो स्पेक्ट्रम हासिल होगा उसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने स्टडी किया था, मुख्तलिफ सीरीज़ है। पहला सीरीज़ हमने जो पढ़ा है हमारे कोर्स में वो है लाइमन सीरीज़। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी शेल से पहले में, डायरेक्ट पहले में आएगा, पहले शेल में, तो लाइमन सीरीज हासिल होगा। दूसरा है बामर सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी शेल से दूसरे शेल में, दूसरे ऑर्बिट में, तो बामर सीरीज हासिल होता है। पास्चन सीरीज हासिल होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी शेल से डायरेक्ट तीसरे शेल में, तो पास्चन सीरीज हासिल होता है। ब्रैकेट सीरीज हासिल होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी शेल से फोर्थ शेल में, फोर्थ ऑर्बिट में। और पी फंड सीरीज हासिल होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी शेल से पांचवें शेल में, पांचवें ऑर्बिट में। जब ये जंप करता है हायर से, मतलब 6 से 7वें शेल से, 7वें शेल से या हायर एनर्जी शेल से जंप करता है पांचवें में, तो पी फंड सीरीज हासिल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पी फंड सीरीज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी शेल से तो वो किस में आएगा, तो किस शेल में आएगा, तो आपका आंसर होगा N5, मतलब आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल चार्ज ऑन 80 इलेक्ट्रॉन इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 80 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास हो तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम्ब, -1.02 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 80 इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछा गया है तो आप इसको 80 से 80 से मल्टीप्लाइड कर लें तो आपके पास टोटल चार्ज ऑन 80 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑप्शंस पर आप लोग गौर कर लें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one has the maximum E or M ratio? Option A is cathode rays, option B is canal rays, option C is beta rays, option D is both A and C। आपसे पूछा गया है कि E और M रेशो किसके लिए मैक्सिमम होगा। E और M रेशो, तो E और M रेशो उन रेज या पार्टिकल्स के लिए मैक्सिमम होता है जिसका मास कम हो, जिसका मास सबसे कम हो उसका E और M रेशो ज़्यादा होगा। पहला दिया हुआ है कैथोड रेज, कैथोड रेज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसका E और M रेशो सबसे ज़्यादा होता है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। बी नंबर को देखिए कैनाल रेज, कैनाल रेज होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है तो इसका E और M रेशो कम होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है।
ऑप्शन सी में दिया हुआ है बीटा रेज। बीटा रेज भी दरअसल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही है। कैथोड रेज और बीटा रेज बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का मास कम होता है और ई और एम रेशो दोनों का मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ बोथ ए एंड सी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, चूंकि कैथोड रेज और बीटा रेज दोनों एक ही चीज है, लिहाजा आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा गलत है, हमने गलत की निशानदही करनी है। ए नंबर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर पाथ। ये ऑप्शन फॉल्स नहीं है, ये सही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द खास दायरों में हरकत करते हैं और इन दायरों को शेल या ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, तो ये फॉल्स नहीं है, ये सही है। बी नंबर दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस एनर्जी एज लॉन्ग एज इट मूव्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में, एक ही शेल में होता है, तो ये एनर्जी खारिज नहीं करता। ये भी सही ऑप्शन है, मतलब ये गलत नहीं है, फॉल्स नहीं है, ये भी करेक्ट है। हमने फॉल्स की निशानदही करनी है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर में कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, तो ये भी सही ऑप्शन है, मतलब ये फॉल्स नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या खारिज करता है तो वो दूसरे एनर्जी शेल में चला जाता है। सो दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी में कहते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्वांटाइज्ड। ये ऑप्शन फॉल्स है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है, स्पेसिफिक होता है, NH/2π होता है, क्वांटाइज्ड प्रोसेस है ये, लिहाजा ऑप्शन डी इज फॉल्स एंड योर आंसर शुड बी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following methods are used for the production of X-rays? Option A is root engine method, option B is Coolidge method, option C is by using Betatron, option D is all of them. X-rays प्रोडक्शन के लिए ये तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन ए भी इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी भी इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी भी इस्तेमाल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option D. Next MCQs is the lowest principal quantum number that an electron can have. Option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 3. Principal quantum number जाहिर करते हैं शेल को, रिप्रेजेंट करते हैं शेल को। शेल नंबर 1, 2, 3 अप टू 7 शेल्स होते हैं एटम में, तो शेल 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 शेल नहीं होता, तो लोवेस्ट क्वांटम नंबर 1 होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्यूरेट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़ले लॉ इज। मोज़ले लॉ एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी बाय एक्सरे मेथड, एक्सरे से उसने मालूम किया था एटॉमिक नंबर, तो उसने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, वो फार्मूला आपने याद रखना है और वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मूला n-l-1 रिप्रेजेंट। आपको फार्मूला दिया गया है n-l-1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर है और -1 ये किस चीज़ को जाहिर करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेडियल नोड्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एंगुलर नोड्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज।
नोड्स के बारे में टोटल 3 फार्मूले हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स मालूम करने के लिए फार्मूला है n-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स मालूम करने के लिए फार्मूला है n-1। नोड्स फिर दो किस्म के होते हैं। एक होता है रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स के लिए फार्मूला है n-l-1, n-l-1। और दूसरा होता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स बराबर होते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के। l एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को जाहिर करता है, तो एंगुलर नोड्स l के बराबर होते हैं, मतलब एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। अब आपसे फार्मूला पूछा गया है n-l-1, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रेडियल नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल नोड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में टोटल नोड्स कितने होते हैं? फार्मूला है n-1। 3 से 1 को माइनस कर लें तो 2 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट MCQs is the orbital dz square consists of option A is 4 lobes, option B is 2 lobes, option C is 1 lobe, option D is 0 lobe। डी सबशेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2y² और dz²। पहले जो 4 ऑर्बिटल्स है उसके 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं पहले चारों के। dz² में 2 लोब्स होते हैं और एक रिंग होता है इसमें, तो dz² में 2 लोब्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? एंगुलर नोड्स के बारे में हमको पता है कि एंगुलर नोड्स बराबर होते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं एंगुलर नोड्स। अब f ऑर्बिटल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है 3, तो f ऑर्बिटल में 3 एंगुलर नोड्स होंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which quantum number accounts for the appearance of fine lines in hydrogen spectra? Option A is subsidiary quantum number, option B is secondary quantum number, option C is azimuthal quantum number, option D is all are correct। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्वांटम नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो फाइन लाइन होते हैं, लाइंस होते हैं बारीक बारीक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा क्वांटम नंबर है? तो वो है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी, ये एक ही चीज के 3 नाम है। सो ऑल आर करेक्ट, मतलब योर आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is which of the following has been obtained by the solution of Schrodinger's wave equation for hydrogen atom? Option A is principal quantum number, option B is azimuthal quantum number, option C is magnetic quantum number and option D is all of them। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अहज़ किया गया है। तो हमको पता है कि जितने भी क्वांटम नंबर है, पहले 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनको अहज़ किया गया है, निकाला गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। सो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर डी।
Next MCQs is which of the following is independent quantum number? Option A is spin quantum number. Option B is secondary quantum number. Option C is magnetic quantum number. Option D is principal quantum number. क्वेश्चन है कौन सा क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है, जिसको अहज नहीं किया गया है, डिराइव्ड नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है, बाकी तीनों डिराइव्ड हो चुके हैं, लिहाजा स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the orbitals having n plus l value is equal to 5 are, वो कौन से ऑर्बिटल्स है गिवन सेट्स में जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू 5 के बराबर है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2p 3d 3s। इसको देखते हैं। 2p n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पर जाते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3p, 3n है और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया 4, ये भी 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ऑप्शन बी भी गलत है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में पहला दिया हुआ है 3s, 3n की वैल्यू है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ रहा है n प्लस l की वैल्यू, लिहाजा ये भी 5 नहीं आ रहा। ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी, डी में पहला दिया हुआ है 5s, तो 5 प्लस 0 ये 5 आ रहा है। फिर दिया हुआ है 4p, 4p में देखे तो 4 प्लस 1, 4n है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 4 प्लस 1 ये भी 5 आ रहा है। फिर 3d दिया हुआ है, 3d का मतलब है 3 प्लस 2 ये भी 5 आ रहा है, तीनों के लिए n प्लस l की वैल्यू 5 के बराबर है, लिहाजा ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, चूंकि तीनों के लिए n प्लस l की वैल्यू 5 के बराबर है, जिस तरह क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स-रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन मेनी सब्सटेंसेस लाइक रॉक सॉल्ट। ऑप्शन बी इज यूरेनियम, ऑप्शन सी इज ग्लास, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ देम। तो एक्स-रेज इन तमाम में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, लिहाजा आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबशेल दैट हैज ओनली वन ऑर्बिटल इज आइडेंटिफाइड बाय द लेटर, वो कौन सा सबशेल है जिनमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और इसको हम किस लेटर से जाहिर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा सबशेल है जिसमें एक ऑर्बिटल होता है, तो वो एस सबशेल है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following has maximum E over M ratio। E over M ratio का मतलब है चार्ज टू मास रेशो। E चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, M मास को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें E और M रेशो किसका सबसे ज़्यादा होगा। कैथोड रेज, केनाल रेज, एक्स रेज, गामा रेज। एक्स रेज और गामा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये मतलब ऑप्शंस नहीं हो सकते एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके। कैथोड रेज और केनाल रेज, कैथोड रेज पर चार्ज होता है नेगेटिव और केनाल रेज जो है ये असल में है प्रोटॉन, सही है, तो इस पर होता है चार्ज पॉजिटिव। कैथोड रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन है, इसका मास सबसे कम होता है, जिसका मास सबसे कम होगा
उसका E ओवर M रेशो सबसे ज़्यादा होगा, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय। क्वेश्चन है आपसे कि हु डिस्कवर्ड एनोड रेज और कैनाल रेज और प्रोटॉन। तो हमको पता है कि गोल्डस्टीन ने एनोड रेज डिस्कवर किए थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने और विलियम क्रोक्स ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था और इस तरह एटॉमिक नंबर को मोज़ले ने डिस्कवर किया था। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एनोड रेस के बारे में। एनोड रेस को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कंट्राडिक्टेड बाय। तो हमको पता है कि हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंट्राडिक्ट करता है बोहर एटॉमिक मॉडल को, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p सबशेल आर। 2p तो n 2 होना चाहिए और p 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय। किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके लिए क्या फार्मूला है। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके लिए क्या फार्मूला है। सबशेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए फार्मूला है 2 × 2l + 1। 2 × 2l + 1 ये फार्मूला है सबशेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द azimuthal quantum number L is equal to 2, then magnetic quantum number M can have values। क्वेश्चन है आपसे कि azimuthal quantum number बराबर है 2 के, L is equal to 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होगी। हमको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होता है -L से लेकर +L तक या +L से लेकर -L तक इंक्लूडिंग 0। आपको L की वैल्यू 2 दी है, तो -2 से लेकर +2 तक या +2 से लेकर -2 तक तमाम आपने लिखने हैं वैल्यूज। तो आ जाएगा पहला +2, फिर आएगा +1, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा -2। आपने +2 से -2 तक जाना है इंक्लूडिंग 0। सारे वैल्यूज लिखकर जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs इज द करेक्ट सेट ऑफ N, L, M quantum numbers for the unpaired electron of chlorine atom is। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए तीनों क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजेम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो इस MCQs को सॉल्व करने के लिए पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर 17 के लिए। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17, तो आ जाएगा आखिर में 3p5। 3p5। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। ऑप्शंस पर गौर करें, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिया गया है। इसका मतलब है ए और डी गलत है, ए और डी दोनों गलत है। अब बी सही हो सकता है या सी सही हो सकता है। बात करते हैं आगे। पी के लिए एजेम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1। पी के लिए एजेम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, सो ऑप्शन बी में 1 दिया गया है और ऑप्शन सी में 0 दिया गया है। ए और डी पहले से गलत है, अब सी नंबर भी गलत साबित हो गया, तो ऑप्शन
B is the correct option. Next MCQs is if uncertainty in position of an electron is 0, the uncertainty in the momentum would be option A is 0, option B is h upon 2 pi, option C is 2h upon pi, and option D is infinite. आपको फार्मूला दिया गया है ट्रिक में कि डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई. डेल्टा x है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p है अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, और ये बराबर होता है h अपॉन 2 पाई के. h है प्लांक्स कांस्टेंट और पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है. अगर डेल्टा x 0 हो जाए तो मोमेंटम या जो अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ नैनोमीटर. क्वेश्चन है आपसे कि वेवलेंथ आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁸ नैनोमीटर, तो वेव नंबर मालूम करें. वेव नंबर के लिए फार्मूला है 1 अपान लेमडा. वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा, तो 1 अपान 2 × 10⁻⁸ नैनोमीटर हो जाएगा. 10⁻⁸ नैनोमीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 पर नैनोमीटर, और 1 अपान 2 है तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5. सो आपका ऑप्शन होगा 0.5 × 10⁻⁻8 पर नैनोमीटर. मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन शेल इज. एन शेल में KLMN मतलब फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है. ऑर्बिटल मालूम करने के लिए फार्मूला है n स्क्वायर. n स्क्वायर इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल. शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके लिए फार्मूला है n स्क्वायर. अब ये है फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल के लिए 4 स्क्वायर हो जाएगा. 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज. कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी? आपको दिया है अल्ट्रावायलेट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और इंफ्रारेड वेव्स. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंपोज होता है कॉस्मिक रेज पर, फिर होता है गैमा रेज, फिर होता है एक्स रेज, फिर होता है यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कॉस्मिक रेज सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, स्मॉल वेवलेंथ होता है. और दूसरे एंड पर है रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है और इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है. वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेडियो वेव्स का. अब आपके ऑप्शन में रेडियो वेव्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वेवलेंथ किसका मैक्सिमम होगा? रेडियो वेव्स का. अगर एनर्जी के बारे में पूछें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी कॉस्मिक रेज की और सबसे कम एनर्जी होगी रेडियो वेव्स की. यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा किसका? रेडियो वेव्स का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is the maximum number of electrons an orbital can have. ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कोई भी ऑर्बिटल हो, s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो या f ऑर्बिटल हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं. 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं आते. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन.
Next question is, the electrons are placed in subshells in order of increasing energy. This is called, A option है Pauli's exclusion principle, B ऑप्शन है अफबा प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ऑप्शन है हुन्स रूल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के लिहाज से जाते हैं। जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। तो ये है अफबा प्रिंसिपल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, which of the following is not electromagnetic in nature? Option A is infrared rays, option B is X-rays, option C is gamma rays, option D is cathode rays. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद है गामा रेज, फिर उसके बाद है एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये सारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऑप्शंस पर गौर करें तो ऑप्शन में कैथोड रेज भी दिया गया है। कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, when the electron jumps from second, third, fourth orbit to the first, then the transition is known as, option A है बामर सीरीज, ऑप्शन बी है लैमन सीरीज, ऑप्शन सी है पीफर्न सीरीज, ऑप्शन डी है ब्रैकेट सीरीज। हमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी शेल से पहले एनर्जी शेल में, डायरेक्ट आता है पहले में तो लैमन सीरीज हासिल होता है, दूसरे में आता है तो बामर सीरीज हासिल होता है, एंड इस तरह सो ऑन, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट से जंप करे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में तो लैमन सीरीज हासिल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is, when spectrum of hydrogen is taken in the magnetic field, some new lines are created. This phenomena is known as, आपसे क्वेश्चन है, जब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले लें तो कुछ न्यू लाइंस भी हासिल होती है, मतलब जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो इस फिनोमेना को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। Splitting of a spectrum in magnetic field is called Zeeman effect. Option C is the correct option. अगर स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और वो स्प्लिट हो जाए तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रम in magnetic field is called Zeeman effect. So here the option C is the correct option. Next question is, which electronic level in hydrogen atom will allow absorption of energy and not emission? क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा ऑर्बिटल, यहाँ पर ऑर्बिटल आपको दिए गए हैं या सबशेल आपको दिए गए हैं, तो कौन से सबशेल में एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है लेकिन एमिशन पॉसिबल नहीं है? तो एब्जॉर्प्शन हर शेल में हो सकता है, लेकिन एमिशन सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट वाले ऑर्बिटल में हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, अगर ग्राउंड स्टेट में हो तो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एमिशन नहीं हो सकता। आपसे हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो है फर्स्ट एस में, फर्स्ट एस में। तो ये है ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन का ये है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एस। तो ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी, एमिशन नहीं होगी। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एस है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग विल बी। किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? 4s
या 3D या 4p या 4d। तो दो किस्म के सोल्यूशन है इसके। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लें 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। जो सबसे पहले आएगा उसकी एनर्जी कम होगी। दूसरा है n+l वैल्यू मालूम करें। n+l वैल्यू मालूम कर लें, जिसके लिए n+l वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू बराबर हो तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम हो। अब ऑप्शन ए पर गौर करते हैं। 4s 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका है 0। तो 4 + 0 = 4। 3d तो 3 + 2 हो जाएगा 5। सही है। 4p 4 + 1 5 हो जाएगा। 4d 4 + 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबसे कम किसका है? 4s का। तो 4s की एनर्जी सबसे कम होगी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। बोहर थ्योरी किसके लिए अप्लाई नहीं होती चारों ऑप्शन में से किसी एक पर? तो बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए एप्लीकेबल है। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो 0 इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है H+ में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा इसके लिए बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Ni+2। निकल +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 8। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी पड़ेगी। निकल का एटॉमिक नंबर है 28, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d 8। अब निकल +2 सही, निकल +2 का मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4:2 वाले। 4:2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकल +2 बन जाएगा। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन को 5 ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो आपके पास बच जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following set of quantum numbers is correct for an electron in K shell। K shell में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट होगा? K shell का मतलब है शेल नंबर 1। शेल नंबर 1 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि N2 लिखा हुआ है, मतलब ये दूसरे शेल की बात कर रहे हैं। K शेल तो पहला शेल होता है, लिहाजा ऑप्शन बी और डी तो गलत है। अब बात करते हैं बाकी की कि बाकी के लिए कौन से ऑप्शन सही है। तो K शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, मतलब A सही है या C सही है। अब वो होगा इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। पहला शेल में सिर्फ इस ऑर्बिटल है, बाकी तो है नहीं। तो इस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 0 होगी। अब सी ऑप्शन में देखें L की वैल्यू क्या दी है? 1 दी है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी भी गलत है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। N 1 होगा, L 0 होगा, M 0 होगा और स्पिन क्वांटम नंबर उसका होगा +12। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। तो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, बराबर हो, उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has the same number of electrons as in alpha particle। ऑप्शंस में से
कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अल्फा पार्टिकल में जितने हैं? अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियाए, हीलियम न्यूक्लियाए, He2 4+2, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास है, +2 इस पर चार्ज है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों दे दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो H+ में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा पार्टिकल में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और H+ में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, what is the proton atomic number of an element that has 4 unpaired electrons in its ground state? कहते हैं कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, मतलब कौन सा एलिमेंट है जिसके ग्राउंड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D6 सिस्टम में आयरन में 26 जो है, आयरन 26 इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D6 सिस्टम में मतलब D में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following particles would on losing an electron have a half-filled set of p orbitals? क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से कौन सा स्पीशी एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उसमें p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे। p ऑर्बिटल में आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड। हाफ फिल्ड कब होगा? जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद 3 होने चाहिए, तो मतलब जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, P में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारा ऑप्शन होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो P3 सिस्टम में आ जाएगा। अब कार्बन है, कार्बन में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है, तो ये अगर एक खारिज करेगा तो 1 आ जाएगा इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बी नंबर में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में P में 3 इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक खारिज करेगा तो 2 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं है हमारे पास। फिर दिया है नाइट्रोजन -1। नाइट्रोजन -1 का मतलब है इसमें P में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक खारिज करेगा तो इसमें हो जाएंगे P में 3 इलेक्ट्रॉन, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर को देखें, डी नंबर में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है P4 सिस्टम, अब इस पर -1 चार्ज भी है, तो ये हो गया P5 सिस्टम, O-1 P5 हो गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर ले तो ये आ जाएगा P4 में, मतलब हाफ फील्ड में नहीं आएगा, P4 में आ जाएगा। तो हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद कौन सा स्पीशी आएगा, तो वो है N-1। N-1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for which element does its ground state atom have no paired p electrons? क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें p सबशेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है। तो कार्बन को अगर देखें, कार्बन होता है P2, P में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों अनपेयर्ड होते हैं, तो इसमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बाकी सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है P सबशेल में। ऑक्सीजन में है P4, सही है, तो P4 का मतलब है एक पेयर्ड होगा। नियान में सारे पेयर्ड है, सही है, और मैग्नीशियम में तो P इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ये कि 4s है, इसमें मतलब यह है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन है जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सही है, और बाकी तमाम में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं P सबशेल में, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 इज। क्रोमियम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो क्रोमियम के लिए पहले लिख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है D4 सिस्टम।
जिस तरह हमने पहले बात कर ली, D4 सिस्टम और D9 सिस्टम अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, तो ये हो जाता है हाफ फील्ड, या कॉपर की केस में ये हो जाता है कंप्लीटली फील्ड। सही है। तो 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी नंबर, मतलब 4s1 3d5। वैसे एक्चुअल होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन ये होता नहीं है बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। ऑर्बिटल तब स्टेबल होता है जब वो हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, 3d में चला जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज एटम दैट इज नॉट हैविंग अ स्पिन क्वांटम नंबर 1/2। कौन सा एटम है ऑप्शन में से जिनका कोई स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता? तो स्पिन क्वांटम नंबर उस न्यूक्लियस का नहीं होता या उस एटम का नहीं होता जिसका एटॉमिक मास इवन नंबर हो। जिसका एटॉमिक मास इवन नंबर हो उसका कोई स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होगा। न्यूक्लियस की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन 16 चूंकि इवन है इसका एटॉमिक मास, इसीलिए इसका कोई स्पिन नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the values of principal quantum number and azimuthal quantum number for the last electron in chlorine atom? क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आप देख लेंगे आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा 3p में, 3p में होगा। तो 3 जो है ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर है 1, मतलब 3 और 1 ऑप्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X-rays are widely used as a diagnostic tool in medicine because of its option A is particle property, option B is cost of X-ray unit is low, option C is high penetrating power, option D is it is not electromagnetic wave। सवाल है आपसे कि एक्सरेज को एज अ डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो इसकी जो प्रॉपर्टी है हाई पेनेट्रेटिंग पावर, हाई पेनेट्रेटिंग पावर की वजह से ये मेडिसिन में ज़्यादा इस्तेमाल होती है एक्सरेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? किसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी? पहले हमने डिस्कस किया कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेज, गामा रेज शुरू वाले जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। सही है। और जब हम जाते हैं एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स की तरफ, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। आपसे पूछा गया है किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो गामा रेस की गिवन ऑप्शंस में गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होगी, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज shown below are portion of orbital diagrams representing the ground state electronic configuration of certain elements. Which of them obeys the Pauli exclusion principle and Hund's rule? आपको 4 पोर्शन ऑफ डायग्राम्स दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें से कौन से ओबे करते हैं हुंस रूल को और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को? पहला जो है ये रॉन्ग है। इसमें जो दोनों पेयर्ड दिए हैं आखिरी ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है लेकिन दोनों की स्पिन सेम है।
स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। सही है, तो ये गलत है। बी नंबर में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिए हैं दरमियान में। सही है, स्पिन तो सही है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, लेकिन दरमियान में है, तो इस साइड पर होने चाहिए था, लिहाजा ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, दूसरा भी अनपेयर्ड है, तीसरा आ गया, तीसरे में अब दोबारा पेयर्ड शुरू हो गए। सही, तो वो दोबारा शुरू हो जाएंगे इसी साइड से, मतलब जहां पर पेयर्ड दिया गया है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों की स्पिन भी अपोजिट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसी तरह ऑप्शन डी को देख लें। ऑप्शन डी के दरमियान में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी स्पिन सेम है। स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए, पहले सिंगली फील्ड होंगे फिर डबली फील्ड होंगे, तो साइड पर होनी चाहिए और स्पिन अपोजिट होना चाहिए, वरना जो है इन उसूल की, हुन्ज़ रूल की और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा तीनों ऑप्शन ए, बी और डी ये गलत है। सी नंबर जो है ये सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए। सही, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following element with the given electronic configuration has the highest ionization energy? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होगी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको दो उसूल याद होने चाहिए। जितना एटम छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितना एटम छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा रूल है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बाकी के मुकाबले में। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बाकी के मुकाबले में। अब ऑप्शन पर गौर करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसमें आखिर में दिया हुआ है 2p4, तो ये हाफ फील्ड नहीं है। जब हाफ फील्ड नहीं है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। सही है। बी नंबर को देख ले, 2p3, तो ये हाफ फील्ड है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सी नंबर में आखिर में दिया हुआ है 3s1, ये भी हाफ फील्ड है, इसकी भी ज्यादा होनी चाहिए। और डी नंबर में देख ले, इसकी भी आखिर में दिया गया है 3p3, तो ये भी हाफ फील्ड है, इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। पहला तो गलत साबित हो गया। बी, सी और डी में हमने अभी सेलेक्ट करना है कि बी, सी और डी में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं छोटा एटम किसका है, जिसमें ऑर्बिटल्स कम हो वो छोटा होगा, तो जो जिसमें ऑर्बिटल कम है वो एटम छोटा होगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो बी नंबर सबसे छोटा भी है और हाफ फील्ड भी है, सो बी नंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, when hydrogen gas is enclosed in the discharge tube using low pressure, it emits. Option A is green light, B is blue light, C is red light and D is yellow light. तो विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस जब इसमें इनक्लोज्ड हो तो ब्लू लाइट खारिज होती है हाइड्रोजन गैस से, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, the energy difference between adjacent energy levels of hydrogen atom. Option A is increases with increasing energy, B is decreases with increasing energy, C is first increases and then decreases with increasing energy, D is first decreases and then increases with increasing energy. आपको पता होना चाहिए जब शेल्स बढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। एक शेल के इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन हो जाती है। रिपल्जन को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से एटम्स का साइज बढ़ जाता है, मतलब शेल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। सही है। तो बढ़ जाने से क्या हो जाएगा,
हमने जो ऑप्शन आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, उसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एनर्जी। जितना शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉनों की वजह से रिपल्जन होगी शेल्स के दरमियान। शेल्स के दरमियान जब रिपल्जन होगी तो शेल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे से, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी और एटम का साइज भी बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सही है, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज two atoms X and Y have the electronic configuration given below। X की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दी है, आखिर में है 3s1, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। और Y जो एलिमेंट है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आखिर में है 2p5, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो X एक इलेक्ट्रॉन देगा और Y जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इससे मतलब X एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा Y एलिमेंट में, तो इसमें इसकी दोनों की वैलेंसी 1-1 होगी। मतलब X की वैलेंसी है +1, Y की वैलेंसी है -1, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा एक ही बॉन्ड बनेगा और XY होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मूला क्या बनेगा? XY बनेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है X और Y ले रहा है, तो फार्मूला बनेगा XY और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, ए नंबर दिया हुआ है द आयनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, तो ये सही है। मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि आयनिक बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये हमको पता है क्योंकि ऑर्बिटल से नहीं बनता। सही, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ओके, बी नंबर में दिया हुआ है द क्रिस्टल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। क्रिस्टल जो होता है कोवलेंट कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल से बनता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट नहीं है। सी नंबर दिया हुआ है द कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, तो ये बात याद रखें कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। सही है, ये बनता है ऑर्बिटल्स के दरमियान और ऑर्बिटल एक्सेस पर होते हैं, मतलब एक खास डायरेक्शन में होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमने इनकरेक्ट को ही ढूंढना था, लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सही है, मतलब ये है कि सारे करेक्ट है सिवाय सी के। सी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, हमने इनकरेक्ट को ही ढूंढना था, लिहाजा ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, ऑप्शन ए इज the existence of X-rays, option B is the existence of alpha particles, option C is the mass to charge ratio of electron, option D is the nuclear model of the atom। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड पर गोल्ड फाइल उसने लिया था, उस पर अल्फा पार्टिकल को बम्बर्ड किया था और उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंट से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक इनकरेक्ट होगा, उसका इंतखाब करना है। ऑप्शन ए इज मॉलिक्यूल में गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एनाइन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट नहीं है। सही है, चूंकि ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो मॉलिक्यूलर एनाइन बनेगा, सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। बी नंबर कहते हैं मॉलिक्यूल में लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर कैटाइन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। सी नंबर कहते हैं मॉलिक्यूलर कैटाइंस आर लेस अबंडेंट देन मॉलिक्यूलर एनाइंस, ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि मॉलिक्यूलर कैटाइंस आर लेस अबंडेंट, तो ये ज़्यादा होते हैं। मॉलिक्यूलर
कैटाइन ज़्यादा होते हैं हमेशा मॉलिक्यूलर एनायंस के मुकाबले में, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी में कहते हैं दीज मॉलिक्यूलर आयंस कैन बी फाउंड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू अ गैस। सही कहते हैं, क्योंकि गैस में से अगर हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पास कर ले तो वो मॉलिक्यूलर आयंस में तब्दील हो जाएगी गैस। सही, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ए नंबर करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है, डी नंबर करेक्ट है, सी नंबर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is incorrect statement about ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के और शील्डिंग इफेक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के और शील्डिंग इफेक्ट के। अब ऑप्शन पर गौर करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ये करेक्ट ऑप्शन है, रॉन्ग नहीं है, मतलब इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस, यस इस पर भी डिपेंड करता है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर इज आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द शील्डिंग इफेक्ट, तो ये शील्डिंग इफेक्ट पर भी इन्हिसार करता है, हमने पहले बात कर ली, तीनों पर इन्हिसार करता है, ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। डी नंबर को देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इनर ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, तो इस पर डिपेंड करता है, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो डी नंबर जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है एंड इट इज योर आंसर, योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन एम, ये है एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज्यूम in the electron subshell designated by quantum number n is equal to 5, l is equal to 4। कहते हैं कि आपके पास एक सबशेल है, उसके लिए l की वैल्यू 4 है, तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑर्बिटल्स मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? अब ऑर्बिटल्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसके लिए फार्मूला है 2l+1। l यहां पर दिया हुआ है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8+1 9, तो 9 आपका करेक्ट ऑप्शन है, मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21, व्हाट इज इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम है 21, इसका एटॉमिक नंबर है, सही, तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 21 जो है ये आता है 3D1 सिस्टम, 3D1 मतलब इसके आखिर में आएगा 4:3D1, 4:3D1। ऑप्शन सी में आप देख लें 3D1 लिखा हुआ है और 4:2 लिखा हुआ है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 28 इज, निकल 28 है तो ये है D8 सिस्टम, मतलब D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है, तो ये होगा आखिर में आएगा 4:3D8, 4:3D8, so option A is the correct option। Next question is the part of electromagnetic spectrum in which Lyman series is। Lyman series किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है? नंबर ए दिया हुआ है विजिबल, बी दिया हुआ है IR, सी दिया हुआ है UV रीजन और डी दिया हुआ है एक्स रेज। हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि लाइमन सीरीज आता है UV रीजन में, बामर सीरीज आता है विजिबल रीजन में
और बाकी जितने भी हैं पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज या पी फंड सीरीज, वो आते हैं IR रीजन में। अभी इस क्वेश्चन में आपसे लाइमन सीरीज के बारे में पूछा गया है, लिहाजा ये आएगा UV रीजन में। सही है, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the total energy of the hydrogen atom in its ground state is। हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? 0 होती है A ऑप्शन, B पॉजिटिव होती है, C नेगेटिव होती है और D नन ऑफ देम। तो एनर्जी के लिए जो आपने डेरिवेशन फार्मूला अखज़ किया था, तो उसके शुरू में माइनस आ रहा है, -13 पॉइंट समथिंग, तो नेगेटिव होती है हाइड्रोजन एटम की एनर्जी। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किस रेज की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है गिवन ऑप्शन में से? नंबर A दिया हुआ है IR, B दिया हुआ है UV रेज, C दिया हुआ है आपको गैमा रेज और D आपका ऑप्शन है X रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए, कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, UV, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। सही है। तो जब हम जाते हैं कॉस्मिक रेज से गैमा रेज, एक्स रेज, UV की तरफ, तो वेवलेंथ में इजाफा होता है। अब सबसे आखिर में गिवन ऑप्शन में देख लें IR सबसे आखिर में गिवन ऑप्शन में है, तो IR की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। So A is the correct option. Next question is the electronic configuration of gallium-31 is। gallium-31 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा? इसमें आपको नोबल गैसेस दिए हुए हैं शुरू में। तो नोबल गैसेस जो 4 पहले हैं उसके एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो तो अच्छी बात होगी। हेलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियान के बाद है आर्गान का एटॉमिक नंबर होता है 18 और फिर है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो क्रिप्टॉन वाले जो है वो तो 36 मतलब ज़्यादा है, तो क्रिप्टॉन वाले तो गलत है, मतलब C और D तो गलत है। आर्गान A दिया हुआ है, मतलब आर्गान A में भी दिया हुआ है और B में भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है A और B में से कोई करेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 18, फिर आता है 4:3D10 4p1। एनर्जी के लिहाज से आपने देखना है। सही है। तो बी नंबर जो है ये गलत है, यहां पर लिखा हुआ है बी नंबर में 3:2 नहीं होता, 4:2 होता है। सही है। तो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्गान 18 ये हो गए, फिर आता है 4:3D10 4p1, तो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the wave nature of an electron is illustrated by its। wave nature कौन सी प्रॉपर्टी जाहिर करता है? नंबर 1 दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जाहिर नहीं करता, पार्टिकल नेचर को जाहिर करता है। कॉम्पटन इफेक्ट भी जाहिर करता है पार्टिकल नेचर को। पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, पेनेट्रेशन का मतलब है कि ये पार्टिकल नेचर है। सही, ये तीनों पार्टिकल नेचर को जाहिर करते हैं। डी नंबर जो है डायफ्रैक्शन, तो डायफ्रैक्शन वेव नेचर को जाहिर कर रहा है इलेक्ट्रॉन के। तो आपसे पूछा गया है कि वेव नेचर कौन सा जाहिर करता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायफ्रैक्शन से वेव नेचर जाहिर होता है, बाकी तीनों से पार्टिकल नेचर जाहिर होता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is if an atom exists in excited state n is equal to 5, the maximum number of transition takes place is। option A is 6, option B is 5, option C is 10, option D is 3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड स्टेट में, 5 शेल में चला गया, 5th शेल में चला गया, ये वापस आएगा। सही, तो वापस जब ये आएगा तो कितने मैक्सिमम ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो मैक्सिमम ट्रांजिशन आपने मालूम करने के लिए कैलकुलेट करने होंगे। कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए कि ये पहले आएगा 5 से 4 में,
सही पॉसिबिलिटीज़ है। 5 से 4 में आया, 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है 5 से 3 में आया, 3 से 2 में आया इलेक्ट्रॉन, और 2 से फिर 1 में आया इलेक्ट्रॉन। सही है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है 5 शेल से 5th शेल से आ गया सेकंड शेल में, और सेकंड से फिर आ गया 1 में, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। और लास्ट पॉसिबिलिटी बनती है 5 से ये डायरेक्ट आ गया 1 में। तो ये टोटल ट्रांजिशन आपने लिखने हैं पेज पर, सामने जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं। टोटल बनते हैं 10 ट्रांजिशन है। टोटल ट्रांजिशन, मैक्सिमम ट्रांजिशन 10 बनेंगे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 इन द हाइड्रोजन एटम इज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन है 4th शेल में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। सही है। एनर्जी के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आंसर आएगा। अब अगर पहला शेल है तो n1 हो गया, मतलब एनर्जी कितनी होगी, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शेल में कितनी होगी, दूसरे शेल में हो जाएगा n2 हो जाएगा। n2 का मतलब है 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 13.6 को 4 से डिवाइड कर ले तो 4 3 12, इसका मतलब है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बी नंबर आएगा फिर ऑप्शन। दूसरे शेल में कितनी एनर्जी होगी, बी नंबर आएगा। अब जाते हैं तीसरे पर, तो तीसरे शेल में n2 हो जाएगा n², 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। सही है। तो ये आ जाएगा 9, 3 3 9 होता है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा 1 पॉइंट समथिंग -1.5। सही है, डी नंबर आएगा तीसरे शेल के लिए। अब जाते हैं 4th शेल पर जो पूछा गया है हमसे। n4 है, 4 4 16। अब ये 13 से ऊपर है, ज्यादा है 13 से। सही है, 16 है नीचे और ऊपर है 13, तो इसका मतलब है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो सी नंबर इज योर ऑप्शन। सही है। आपसे जो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी जब ये हो 4th शेल में, तो 4th शेल में इसकी एनर्जी होगी -0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु postulated the following equation for energy emission when an electron drops from state n2 to n1। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से जंप करता है लोअर एनर्जी शेल में, तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला है एनर्जी एमिशन के लिए वो किसने डिराइव किया था, तो वो बोहर ने डिराइव किया था। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने रेडियस के लिए फार्मूला, एनर्जी के लिए फार्मूला, वेवलेंथ के लिए, वेव नंबर के लिए से, तो ये सारे बोहर एटॉमिक मॉडल से ही डिराइव हो चुके हैं। तो योर आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is the charge of electron was determined by the effect of electric field on the rate of fall of oil droplets under gravity. This was done by option A J.J. Thomson, option B Rutherford, option C R.A. Millikan, option D W.C. Roentgen। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम किया था मिलिकन नामी साइंसदान ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम किया था मिलिकन नामी साइंसदान ने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन m शेल ऑफ एन एटम इज। m शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, m शेल तीसरा शेल है, K-L-M, m शेल तीसरा शेल है। शेल में ऑर्बिटल्स मालूम करने के लिए फार्मूला है n²। तो तीसरा शेल है, तीसरा मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। सही है। तो इस तरह डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू
Option A is Hund's rule, option B is Afba principle, option C is Pauli exclusion principle और ऑप्शन डी is thumb rule। नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किस रूल के मुताबिक? तो ये होते हैं हुंस रूल के मुताबिक। नाइट्रोजन में p3 सिस्टम होता है, p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये तीनों अनपेयर्ड होते हैं। हुंस रूल के मुताबिक चूंकि p ऑर्बिटल है डीजेनरेटेड, हुंस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होंगे फिर डबली फिल्ड होंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्बिटल में नेवर बी ऑक्युपाइड बाय। एक ऑर्बिटल में मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं या कितने नहीं हो सकते? एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कभी भी नहीं हो सकते, 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं ऑर्बिटल में, मतलब खाली भी हो सकता है। सही, तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ऑर्बिटल में कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नहीं आ सकते, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ball of mass 1 gram is moving with a velocity of 10⁻³ meter per second. The de wavelength of the ball is। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम बॉल है, उसकी वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? de Broglie फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। m मास है, v वेलोसिटी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ आपने मालूम करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है कि ये है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। मास आपको दिया है 1 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करके ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम और वेलोसिटी आपको दी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो नीचे है 10⁻³ और 10⁻³ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही, जो कि है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 मीटर। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। Next question is particles involved in the ordinary chemical reaction are। ordinary chemical reaction में कौन सा पार्टिकल इन्वॉल्व होता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्डिनरी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। सी इज योर ऑप्शन। Next question is for a hydrogen atom which one of the following statement is correct? Option A is the radius of the orbit is integral multiple of the Bohr radius। Bohr radius यहाँ पर दिया हुआ है 0.053 मिलीमीटर, ये गलत है। Bohr radius है 0.529 एंगस्ट्रॉम में। सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट नहीं है। हमने करेक्ट स्टेटमेंट का इंतखाब करना है। बी नंबर में दिया हुआ है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज n टाइम्स h/2π। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है, आंसर भी यही है, सही है। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। सी नंबर में कहते हैं द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज n टाइम्स द ग्राउंड स्टेट। तो n टाइम्स नहीं है, उसको एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं n स्क्वायर से, तो n टाइम्स नहीं है, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत है। सही, तो बी नंबर करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे गलत है। तो योर ऑप्शन इज, योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट द कैथोड रेज रिक्वायर्स। A option is low potential and low pressure, B option is low potential and high pressure, C option is high potential and high pressure, D option is high potential and low pressure।
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हम वैक्यूम पंप इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेशर को कम करें, प्रेशर हवा को बाहर निकाले, प्रेशर को कम कर ले, तो लो प्रेशर होना चाहिए। और पोटेंशियल हम हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं और लो प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is transition from n is equal to 4, 5, 6 to n is equal to 3 in हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम gives जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में, तो कौन सा सीरीज हासिल होता है? जब पहले में जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लेमन सीरीज हासिल होता है, जब दूसरे में जंप करता है तो बामर सीरीज हासिल होता है, जब तीसरे में जंप करता है जो पूछा गया है आपसे तो पास्चन सीरीज हासिल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs is the consistency of E or M ratio, charge to mass ratio for electron shows that option A, electron mass is 1/837 of proton. B option is electrons are universal particles of all matters. Option C is electrons are produced in discharge tube only. D number is none of these. क्वेश्चन है आपसे कि E और M रेशो इलेक्ट्रॉन का शो करता है, मतलब ये तसलसल के साथ सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है तमाम पार्टिकल्स के लिए, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्सल पार्टिकल है और ये तमाम किस्म के मैटर में मौजूद होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which one of the following series are observed in the visible region of electromagnetic radiation? Visible region में कौन सा होता है? बामर सीरीज। सो योर ऑप्शन इज बी। लाइमन सीरीज होता है यूवी रीजन में, बामर सीरीज होता है विजिबल रीजन में, और बाकी जो सीरीज है जितने भी है वो होते हैं IR रीजन में। विजिबल रीजन में बामर सीरीज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is continuous absorption spectrum is obtained from option A is excited atoms, option B is excited molecules, option C is ground state molecules, option D is ground state atoms। चंद चीजें आपको पता होने चाहिए। एलिमेंट मतलब एटम्स का स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एलिमेंट का स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम, और कंपाउंड का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंपाउंड का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो आपसे पूछा गया है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, तो ये इसमें मॉलिक्यूल्स आएगा, मतलब इसमें एटम्स नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका गलत साबित हो गया। अब बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट में, मतलब आपसे पूछा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन तब होगी जब मॉलिक्यूल होगा ग्राउंड स्टेट में। अगर एक्साइटेड स्टेट में होगा तो फिर स्पेक्ट्रम आपका होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल में, अब मॉलिक्यूल्स हो एक्साइटेड स्टेट में तो फिर आपके पास होगा एमिशन स्पेक्ट्रम हासिल होगा। अगर ग्राउंड स्टेट में है तो स्पेक्ट्रम हासिल होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसका ख्याल रखना है। तो आपका एक तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, मतलब चूंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो योर ऑप्शन इज, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आपका आंसर है ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू।